किसकी सत्ता होगी इस बार, टीएमसी या बीजेपी? वेस्ट बंगाल की करंट सिचुएशन समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1905, जब लॉर्ड कर्जन, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है, वाइसरॉय। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो एक रमेश नाम का आदमी है और वो किसी कंट्री को रूल करता है। अब उसे एक दूसरी जगह पर कंट्रोल करना है, तो वहां पे खुद नहीं जाता बल्कि एक आदमी को अपॉइंट करेगा जो उसकी तरफ से रूल करे, और उसी टर्म को कहते हैं वाइसरॉय। और इसी पावर का यूज करते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका इंपैक्ट आज तक वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को देखने को मिलता है। अब बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था वेस्टर्न बंगाल, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसमें आज का वेस्ट बंगाल के साथ साथ ओडिशा और बिहार के कुछ पार्ट्स आते थे। और दूसरा था ईस्टर्न बंगाल, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसमें आज का बांग्लादेश और असम के कुछ पार्ट्स आते थे। और साल 1971 में इसी ईस्टर्न बंगाल का नाम बांग्लादेश कर दिया गया था। अब इसका ऑफिशियल रीजन जो लॉर्ड कर्जन ने दिया था वो था एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाना, मगर लोग मोटिव समझ रहे थे, डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच डिवाइड क्रिएट करना, ताकि ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग बना सकें। और इस डिसीजन के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और यहीं से निकला स्वदेशी मूवमेंट, जहां पे लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। इस मूवमेंट को बंगाल में उस टाइम के लीडर्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने लीड किया था। इतना प्रेशर बना कि साल 1911 में ब्रिटिशर्स को ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फाइनल डिवीजन हुआ 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। वेस्ट बंगाल हिस्सा बना इंडिया का और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का। और इसी वजह से बंगाल एक इमोशनली और सोशली डीपली अफेक्टेड रीजन बन गया, क्योंकि पार्टीशन सिर्फ जमीन को नहीं तोड़ते बल्कि तोड़ते हैं लोगों को। लाखों लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, हिंदू मुस्लिम टेंशंस बढ़े, फैमिलीज अलग हो गई और इकोनॉमी भी काफी डिस्टर्ब हुई। अब आजादी के बाद वेस्ट बंगाल में सरकार बनी कांग्रेस की, जिसको लीड कर रहे थे बिधन चंद्र रॉय। उनका फोकस क्लियर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सिटीज को मॉडर्न बनाना और बंगाल को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेट बनाना। कुछ हद तक डेवलपमेंट हुआ भी, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम सामने आने लगी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ रहा था और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हुई। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 1967 नक्सलबरी, एक ऐसा मूवमेंट जिसने पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स हिला दी। ये मूवमेंट था गरीब किसानों के अधिकारों के लिए, जमीनों के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उन बड़े जमींदारों के खिलाफ जो उनसे हैवी इंटरेस्ट वसूला करते थे। धीरे धीरे मूवमेंट वायलेंट होने लगा और बंगाल के कुछ हिस्सों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। और इसी बैकड्रॉप में लेफ्ट फ्रंट की पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो कि आगे चलकर वेस्ट बंगाल की पावर डायनामिक्स को कंप्लीटली चेंज करने वाली थी। नक्सलबरी मूवमेंट के बाद वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने लगा। लोग चेंज चाहते थे और इसी चेंज के साथ एंट्री होती है लेफ्ट फ्रंट की। 1977 एक हिस्टोरिक चेंज। अब पावर में आती है लेफ्ट फ्रंट, जिसका मेन बैकबोन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सिस्ट भी कहा जाता था। शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसने बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह बदल दिया। उनका पहला डिसीजन था लैंड रिफॉर्म्स, जिसका उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन बरगा, जिसमें शेयर क्रॉपर्स को उनका पूरा हक मिला और जमींदारी सिस्टम को वीक किया गया। और दूसरा था पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि पावर हर गांव तक पहुंच सके। और इसी वजह से फार्मर्स, गांव के लोग और लोअर क्लास पॉपुलेशन लेफ्ट फ्रंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बन गए। इसका रिजल्ट 34 साल तक कंटिन्यूअस रूल और इंडियन हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट में से एक। लेकिन टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आगे आने लगी। इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंगाल छोड़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और डेवलपमेंट का पेस स्लो हो गया। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 2006 से 2008 वाला सिंगूर का मुद्दा। सिंगूर में टाटा मोटर्स अपना नैनो का प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत थी लैंड एक्विजिशन। और कई फार्मर्स का कहना था कि उनसे जमीन जबरदस्ती ली जा रही है और कंसेंट और कंपनसेशन पर भी सवाल उठ रहे थे। और धीरे धीरे ये एक बड़ा प्रोटेस्ट बन गया और इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा फेज बना
ममता बनर्जी। उन्होंने इस इशू को ग्राउंड लेवल से उठाया और इसे एक मास मूवमेंट बना दिया और इसकी वजह से 2008 में टाटा मोटर्स को अपना नैनो प्लांट बंद करके वेस्ट बंगाल से जाना पड़ा और ये लेफ्ट फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यहाँ पर सिचुएशन और भी इंटेंस हो गई क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाया। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, पुलिस फायरिंग हुई और लाखों लोगों की जान चली गई। ये इंसिडेंट पूरे देश में हेडलाइन बन गया और लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें फोर्स किया जा रहा है? और इन दोनों इंसिडेंट्स ने मिलकर लेफ्ट फ्रंट की इमेज को टोटली डैमेज कर दिया और ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बना दिया। और फाइनली 2011 लेफ्ट फ्रंट की 34 साल का रूल खत्म हो गया और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स एक नए फेस में एंटर कर गई। पावर में आती है टीएमसी पार्टी और इसे लीड कर रही थी ममता बनर्जी और ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स और आम आदमी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से उन्हें लोगों ने दीदी कहना शुरू कर दिया और पावर में आते ही उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स जैसे कन्याश्री और सबूत साथी और रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया और इन सब ने उसकी इमेज बहुत पावरफुल बना दी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं है, टाइम के साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आए, जैसे पॉलिटिकल वायलेंस के एलिगेशंस, करप्शन इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। इसी बीच बंगाल में एक नया पॉलिटिकल प्लेयर एग्रेसिवली एंटर करता है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। 2014 के बाद बीजेपी ने बंगाल में अपनी प्रेजेंस रैपिडली बनानी शुरू करी और 2021 इलेक्शंस तक ये डायरेक्ट फाइट बन चुकी थी और इस इलेक्शन में पूरे देश की नजर थी बंगाल पर। शुरुआत में लग रहा था कि फाइट काफी टाइट है। बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेनिंग की और नैरेटिव बनाया परिवर्तन, पर लास्ट फेज में ममता बनर्जी ने इस इलेक्शंस को एक इमोशनल एंगल दे दिया और इसमें उनका नारा था बंगला नैजर मई कई छे, जिसका मीनिंग था कि बंगाल को सत्ता में अपनी ही बेटी चाहिए। इससे लोकल कनेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक और कारण था जिसमें ममता बनर्जी कैंपेन करते हुए इंजर्ड हो गई, जिसका नाम पड़ा व्हील चेयर कैंपेन। इससे सिंपैथी वेव क्रिएट हुई और उनका इमेज और स्ट्रॉन्ग हो गया एज अ फाइटर लीडर। और उनके पास एक प्लस पॉइंट और था जो कि था वुमेन वोटर्स, उनके वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। ये साइलेंट वोट बैंक लास्ट फेज में डिसीजिव बना और फिर रिजल्ट आया, टीएमसी ने क्लियर मेजोरिटी जीत ली और ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनी। इसमें क्लियर हुआ कि लास्ट मोमेंट पे इलेक्शंस का नैरेटिव बदल गया और इसी नैरेटिव ने इलेक्शन जीत लिया। अब 2026 में फिर से इलेक्शन हुए हैं जिसका रिजल्ट 4 मई को आएगा और अब की बार देखना यह होगा कि इलेक्शंस कौन जीतेगा, टीएमसी या बीजेपी। अगर आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर टीएमसी तो लाइक कीजिए।